यार दिल्ली से हमारी ट्रेन मिस होते होते बच गई। पूरी स्टोरी बताऊंगी, उससे पहले आप सभी को हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो भाई हमने ट्रिप प्लान की थी नैनीताल के लिए और टिकट्स वगैरह हमारे सारे कंफर्म हो चुके थे। ट्रेन का टाइमिंग था 8 बजे, हम पहुंचे स्टेशन 8:30 बजे और ट्रेन आई 9 बजे। और ऐसा तो हमारे इंडिया में हमेशा से होता आ रहा है। फिर हम बैठ गए ट्रेन में और हमारी ट्रेन स्टार्ट हो गई और विंडो सीट पर बैठकर मैंने खूब सारे नजारों का आनंद लिया। और फिर ट्रेन में बैठने के थोड़ी देर बाद ही हमें भूख लग गई और हमने खाया पपाया, आलू पूरी और पकौड़ियाँ। और बारिश के मौसम में पकौड़ियाँ खाने का तो अलग ही मजा है। ट्रेन में कुछ ना कुछ खाने को तो चाहिए ही होता है, इसलिए हमने लंच भी बहुत जल्दी कर लिया और फिर जैसे तैसे करके हमने शाम निकाली। सुबह से शाम हो गई और हमें डिनर भी करना था, तो हमने ऑर्डर कर लिए डोमिनोज से 3 पिज्जा और हमने मिलकर बांट कर खा लिए। रात को जल्दी सो जाने के बाद ट्रेन सुबह 5 बजे काठगोदाम पहुंचने वाली थी, लेकिन ट्रेन 3 घंटा लेट थी, तो ट्रेन ने हमें पहुंचाया 9 बजे। चिड़ियाघर में हाथी, घोड़े, शेर, बकरी सब रहते हैं, बट उसको चिड़ियाघर ही क्यों कहते हैं? हाथीघर या शेरघर क्यों नहीं कहते? अंधा आदमी दिन में सोता है या रात में सोता है? अंधा आदमी रात में सोता है। उसको कैसे पता चलेगा कि रात हो गई या दिन? घर वाले बताएंगे। घर वाले है ही नहीं, वो अकेला रहता है। अब जैसे तैसे टाइम पास करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई काठगोदाम और वहां से हम निकलकर स्कूटी रेंट करने वाले थे। तो हमने 500 रुपए पर डे के हिसाब से 2 स्कूटी रेंट की 3 दिन के लिए, जिसके साथ भैया ने 1000 रुपए सिक्योरिटी भी ली थी। अब स्कूटी रेंट कर लेने के बाद हम पहुंच गए पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर पेट्रोल की प्राइस है 92 रुपीज। तो भाई उत्तराखंड में पेट्रोल का प्राइस राजस्थान से काफी सस्ता है। अब पेट्रोल भरवाने के बाद हम स्कूटी में हवा चेक करने लग गए और हवा चेक करने के बाद हम निकल गए काठगोदाम से नैनीताल के लिए। ग्रीनरी और पेड़ों की वजह से रास्ता बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था और हम नजारों का आनंद लेते हुए स्कूटी चलाकर चले हुए जा रहे थे। पहाड़ों में स्कूटी चलाना काफी टफ टास्क है, लेकिन पहाड़ों में स्कूटी चलाने का मजा ही अलग है। तो चलते ही चलते रास्ते में हमें ये हनुमान जी का मंदिर दिखाई दिया, जहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुक गए। तो ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम कैची धाम आश्रम जाएंगे और फिर हमने गाड़ी मोड़ ली कैची धाम आश्रम के लिए। रास्ते में हमने देखा एक एम्बुलेंस उल्टी पड़ी थी, जिसका थोड़ी देर पहले ही एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए पहाड़ों में गाड़ी चलाना बहुत ही सावधानी का काम है। अब 22 से 25 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए कैची धाम आश्रम और यहाँ पर भी काफी ज्यादा ट्रैफिक था। हालांकि हम कैची धाम फ्राइडे के दिन आए थे, फिर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। साइड में स्कूटी पार्क करने के बाद हम पहुंच गए एक स्वीट शॉप पर, जहां से हमने ली मोतीचूर की प्रसाद। मैं सामान रख दे यहाँ पे। और इन स्वीट से भैया से जब मैंने पूछा कि हम लगेज रख सकते हैं, तो इन्होंने बोला साइड में रख दो। तो हमने हमारा लगेज इस दुकान पर रख दिया और चल दिए नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए। आश्रम के अंदर फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाई और बाहर आते ही मैंने प्रसाद का आनंद लिया। थोड़ी देर बाद स्कूटी लेकर हम निकल गए नैनीताल के लिए। वैसे नैनीताल ऐसे ब्रीथ टेकिंग व्यूज
और मॉनसून के लिए तो सबसे बेस्ट जगह है। 35 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए मॉल रोड पर और यहाँ पर हमने देखा नैनीताल लेक, जो कि बादलों से पूरी तरह से घिरा हुआ था। मेरा मन तो कर रहा था कि यहीं पर बैठ जाऊं, लेकिन हमें और भी ऊपर जाना था। अब ये जो आप जंगल वाला रास्ता देख रहे हैं, ये जाता है पंगोट की तरफ, जो कि नैनीताल से 20 से 22 किलोमीटर दूर है। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें दिखा कुछ ऐसा नजारा और हमें लग गई भूख, तो हमने ढूंढा एक छोटा सा कैफे और यहाँ पर हमने ऑर्डर कर लिया मैगी, चना चावल, राजमा चावल और मोमोज। और यहाँ पर हर चीज का टेस्ट इतना लाजवाब था कि मन कर रहा था कि सारा खा जाऊं। पेट भर लंच करने के बाद हम निकल गए रिजॉर्ट के लिए, जो कि काफी ऊंचाई पर था। और इस रिजॉर्ट में अगर आप स्कूटी से जाओगे तो रास्ता काफी टफ मिलेगा, लेकिन फाइनली हम पहुंच गए द कासल ग्लैम रिजॉर्ट में, जहां पर चेक इन करने के बाद हमें नजारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। इस रिजॉर्ट में काफी सारे डॉर्म्स बने हुए थे और कॉटेजेस भी थे और अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर इंडोर एक्टिविटीज भी थी। लगभग हम 3 बजे रिजॉर्ट पहुंचे थे और चेक इन किया था। उसके बाद से हम सो ही रहे थे और जब हम उठे तो हमारे सामने का व्यू कुछ ऐसा था। रात में हमने एक रेस्टोरेंट में डिनर किया और इस खतरनाक रास्ते से लौटकर वापस रिजॉर्ट आ गए और सुबह उठकर देखा तो हमारे डोम से इस ब्यूटीफुल वैली का बहुत ही शानदार व्यू दिखाई दे रहा था। इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी में 1 नाइट स्टे करने के बाद हमने चेकआउट करने का डिसाइड किया, क्योंकि हमें विजिट करना था सात ताल, भीमताल और बहुत सी जगह। और ये प्रॉपर्टी पटोंग में है, यानी नैनीताल से 20 से 22 किलोमीटर दूर। तो नैनीताल जाना, भीमताल जाना, सात ताल जाना और वापस इस प्रॉपर्टी में आना काफ़ी हेक्टिक था, इसलिए हमने चेकआउट करना काफ़ी इजी समझा। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, पार्टनर के साथ या फैमिली के साथ एक पीसफुल जगह पर रहना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं नैनीताल से 20 से 22 किलोमीटर दूर इस जगह पर, जो आपको बहुत ही प्यारे व्यूज देगी और बहुत ही शांति मिलेगी। पंगोट से वापस आते वक्त हमें दिखा एक ऐसा पॉइंट जहां से हिमालय की पूरी रेंज दिखाई दे रही थी। रास्ते में चलते चलते हुए हमें झरने की आवाज सुनाई दी, तो हमने गाड़ी साइड में लगाई और उस आवाज की तरफ चले गए। वहां पर सच में एक झरना था और हमने एक बोतल भी भर ली पानी के लिए। फाइनली हम पहुंच गए एक ऐसी जगह पर जहां से नैनीताल लेक का पूरा व्यू दिखाई देता है और इस होटल का नाम था वुडपी। तो अगर आप कभी नैनीताल आओ और आपको एक अच्छे व्यू वाला होटल चाहिए, वो भी बजट में, तो आप इस होटल में स्टे कर सकते हो। और हाँ, इस सुंदर से व्यू के साथ यहाँ की मैगी ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना। कि अगर ये वाले बादल यहाँ पे पानी में मतलब नीचे तक आ रहे हैं, एकदम खुले खुले उड़ रहे हैं, तो वो वाले बादल क्यों स्टेबल है? क्योंकि वो अनएम्प्लॉय है, बेरोजगार है, उनको रोजगार नहीं मिला, वो रोजगार की राह में इधर उधर भटक रहे हैं। अच्छा, और उनको रोजगार मिल गए? हाँ, उनकी गवर्नमेंट सर्वेंट वाली जॉब। अच्छा। तो अब सबसे पहले हम निकल रहे हैं सात ताल लेक के लिए, क्योंकि वहां पर होती है कायाकिंग, वो भी अनलिमिटेड टाइम के लिए। भाई साहब, नैनीताल के व्यूज का मजा ही अलग है। मतलब यहाँ पर पूरे के पूरे बादल एकदम रोड पर आ जाते हैं।
कैसा है मौसम? लगभग 15 से 20 किलोमीटर ड्राइव करके हम पहुंचने वाले हैं सात ताल लेक में। मतलब यार ये जगह इतनी प्यारी है ना कि यहाँ के व्यूज देख देख कर तो आप पागल ही हो जाओगे। और आप सोच रहे होगे कि मैं बार बार व्यूज की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि सच में यार यहाँ के व्यूज बहुत ही खतरनाक है। सो फाइनली हमने 3 कायाकिंग बोट्स ले ली है कायाकिंग करने के लिए, और हम हर बार इन भैया से ही कायाकिंग बोट लेते हैं। तो वैसे तो 200 के हिसाब से 3 पर्सन के 600 होते हैं, लेकिन इन्होंने हमें 100 रुपए का डिस्काउंट भी दे दिया। कायाकिंग करके एक मजा तो खूब आ रहा था, लेकिन अनलिमिटेड कोई भी नहीं कर पाता, इसलिए हम भी 1 घंटे के बाद वापस बाहर आ गए। नेक्स्ट स्टॉप पर हम पहुंच गए भीमताल लेक में। आधे घंटे तक यहाँ पर बैठकर टाइम स्पेंड करने के बाद हम यहाँ से निकल गए। यहाँ पर ट्रैफिक काफी ज्यादा रहता है, तो अगर आपके पास गाड़ी नहीं हो तो आप स्कूटी जरूर रेंट कर लेना ताकि आप ट्रैफिक से बच सको। फाइनली मॉल रोड पर पहुँचने के बाद हम चले गए डोमिनोज, लेकिन यहाँ पर सर्विस काफी स्लो थी, इसलिए हम यहाँ से वापस आ गए। मॉल रोड पर ही एक भैया भेलपूरी बना रहे थे और उन्होंने मुझे भेलपूरी टेस्ट भी करवाई, तो मैंने भी उन्हें एक 50 रुपए की प्लेट लगाने के लिए बोल दिया। अब भेलपूरी खाने के बाद हम इधर उधर और भी कुछ ट्राई करने के लिए घूम रहे थे, लेकिन हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला। ज्यादा ट्रैफिक रहने की वजह से 6 से 8 बजे तक मॉल रोड भी व्हीकल्स के लिए बंद रहती है, तो यहाँ पर अभी ट्रैफिक खुलने वाला है। अब अंकल का सॉन्ग सुनने के बाद हमारे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ गई और हम फिर से खाने की तलाश में घूमने लग गए। थोड़ा बहुत हमने मार्केट को भी एक्सप्लोर किया और मुझे तो यहाँ का मार्केट काफी एक्सपेंसिव लगा। फिर हमने माँ नैना देवी के दर्शन किए और रोड पर घूमते घूमते हमें दिख गया एक रेस्टोरेंट जिसका नाम था चाइना टाउन, और हमने सोचा कि क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया था थुक्पा, जो कि काफी स्पाइसी था। उसके बाद हमने ऑर्डर किया था काठी रोल, जो कि पनीर से स्टफ्ड था। थर्ड हमने ऑर्डर किया था अफगानी मोमोज, काफी फीके थे, लेकिन इन तीनों आइटम्स का बिल पे करना पड़ा मुझे 620 रुपीज, जो कि काफी एक्सपेंसिव था। नेक्स्ट डे हमने चेकआउट किया होटल से और फिर निकल गए ट्रिप एंड करने के लिए। हाईवे के ही एक रेस्टोरेंट पर हम रुक गए लंच करने के लिए, जहां पर हमने ऑर्डर किया आलू टमाटर की सब्जी, कड़ी चावल, चपाती और सैलेड। तो स्कूटी वाले भैया को हमने रेंट वाली स्कूटी वापस की और 1000 रुपीज सिक्योरिटी के वापस ले लिए। वैसे तो हमारा प्लान 3 दिन रुकने का था, लेकिन 2 दिन में ही हम वापस निकल गए। इस हिसाब से स्कूटी तो हमने रेंट की थी 3 डेज के लिए, लेकिन 2 दिन में ही हमने वापस कर दी, तो 1 दिन स्कूटी का पैसा हमारा वेस्ट चला गया। हल्द्वानी से दिल्ली तक हमने ट्रेवल किया बस से। रास्ते में एक बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हो रखा था, जिसमें लड़के की टांग टूट गई थी। अब बस में तो हम बैठ गए थे सुबह के 11 बजे और बस हमें दिल्ली ड्रॉप करने वाली थी 5 बजे और दिल्ली से जोधपुर के लिए हमारी ट्रेन थी रात के 9 बजे। अब जो बस हमें 5 बजे छोड़ने वाली थी वो 10 बजे छोड़ेगी, क्योंकि कावड़ यात्रा की वजह से हाईवे बंद कर दिया था। और अब बस हमें अलग अलग गाँव में से लेकर जा रही थी, जिसका रूट काफी लंबा था और इस बस का वॉशरूम भी काफी ज्यादा खराब था। कैसी मूंगफली है ये? खुली हुई है या गीली है? गीली है तो
तुम्हारी एज क्या है? क्या रेट लगाई? क्या भाव है? 80 रुपए का 2 किलो। तुम्हारी उम्र क्या है? 9 साल। 9 साल। नाम क्या है तुम्हारा? सोबियान। और अब मैं बस मैप को ही देखकर स्ट्रेस हो जा रही थी, क्योंकि बस में डिस्टेंस दिखा रहा था 91 किलोमीटर, वो भी 2 घंटे में, और टाइम हो चुका था 7 बजे और 9 बजे जस्ट हमारी ट्रेन थी। जैसे ही 8 बजे थे और हमारी बस दिल्ली में एंटर होने वाली थी, वहीं पर पुलिस ने बस को रोक लिया और यू टर्न लेने के लिए बोल दिया। मुझे इस बस की सर्विस और गवर्नमेंट का आम जनता के लिए अरेंजमेंट बहुत ही ज्यादा खराब लगा, और फिर मैंने जल्दी से कैब बुक कर ली ताकि मैं जल्दी से 9 बजे तक रेलवे स्टेशन पहुंच सकूं और अपनी ट्रेन पकड़ सकूं। तो कैब वाले भैया को भी मैंने बहुत फास्ट चलाने के लिए बोला। हम तो अंदर से गाँव में से आए हैं, एक लाइन बंद कर दी हाईवे से नहीं। अभी मेरठ से यहीं आया था मैं, तो मेरठ में एक तरफ की लाइन बंद कर दी, मैंने एक्सप्रेस वे पकड़ा। मैंने कि टोल ज्यादा लग रहा है, लगने दो, लेकिन अब रोड खाली मिले तो ही सही है। Slide right onto the ramp to National Expressway 3. टिकट खरीद के बैठ जा सीट पर, निकलना तो भैया ने 120 की स्पीड से गाड़ी चलाकर हमें 8:55 पर रेलवे स्टेशन पर उतार दिया। फाइनली वी आर एट दिल्ली जंक्शन। मिस ना होने की खुशी थी, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के मिस अरेंजमेंट की वजह से जो मेरे कैब के 700 रुपए लग गए, उसका मुझे काफी गम था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सिस्टम है, ऐसे ही चलेगा। इस तरह से हमारी ट्रेन मिस होते होते बच गई और 8:57 पर ही हम रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, वो भी कैब वाले भैया की मेहरबानी से, वरना इंडियन गवर्नमेंट का अरेंजमेंट आम जनता के लिए तो बहुत ही शानदार है।